बाजार किसी भूल भुलैया से कम नहीं है। अगर सही राह नहीं मिली तो फिर शेयरों के माया जाल में फंसने का खतरा होता है। शेयर मार्केट में एंट्री से पहले लोग इसका ट्रेंड समझने की बात कहते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ट्रेंड कब पलट जाएगा ये कोई नहीं कह सकता। बाजार की तेजी जिस तरह कभी कभार हाथ से रेत की तरह फिसल जाती है, उसी तरह कुछ शेयरों में सालों किसी खास दिशा में चलने के बाद अचानक अपनी राह बदलकर आपको कंफ्यूज कर देते हैं और आप बतौर निवेशक खुद को भूल भुलैया में फंसा पाते हैं। भूला बेसिकली क्या है, क्या करने वाले हैं वो आगे समझाऊंगा, लेकिन देखिए प्रोड्यूसर डायरेक्टर साहब ने क्या बनवाया है। ये भूला का ए भी कंफ्यूज हो गया था, वो भी अपनी जगह भूल गया था। तो ऐसे ही कुछ स्टॉक्स जो भूल गए हैं अपनी दिशा को, उनके आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं। और आज के शो में गाइड के तौर पे बाजार के दो जाने माने फंडामेंटल एक्सपर्ट्स होंगे, मार्केट एक्सपर्ट अमरीश बलिगा साहब और SMIFS के शरद अवस्थी साहब। आप दोनों का स्वागत है कार्यक्रम में। शुरुआत कर रहा हूं एक एक करके स्टॉक्स के साथ और आप लोगों के पास आऊंगा। सबसे पहले अमरीश सर आपके पास आता हूं और स्टॉक जरा स्क्रीन पर लेकर आइएगा, ITC। अब ITC का चार्ट आप लोगों की स्क्रीन पर आएगा और आप सब जानते थे बहुत लंबे अरसे से ITC वो 200 की चुंबकीय शक्ति, हम लोग कितनी बार चैनल पे डिस्कस करते थे, 200 के इर्द गिर्द कंसोलिडेट करता था, गिव और टेक 25 पॉइंट, वो 200 के रेंज पे ही कंसोलिडेशन चलता रहा। और अब पता नहीं क्या हुआ, पिछले कुछ समय पे ये भूल गया अपना वो कंसोलिडेशन, भूल गया वो अपनी चुंबकीय शक्ति। कहां वो 200 के रेंज पे कंसोलिडेट करता था, कहां आज ऑलमोस्ट 300 के पास पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। और ये तब एक और प्लेट स्क्रीन पर आएगी, इसका निफ्टी के साथ कंपैरिजन दिखाता हूं, ये कैसे अपने उस कंसोलिडेशन को भूल चुका है। इस हफ्ते ऑलरेडी 8% का उछाल, जब निफ्टी 2-2.5% का उछाल दिखा रहा है। लंबे अवधि में इस साल ईयर टिल डेट ITC 28% ऊपर, उसके सामने निफ्टी 7% का दबाव। इस तरह से ट्रेजेक्टरी में बदलाव आता हुआ, इस तरह से तेजी पकड़ी है, इस तरह से वो कंसोलिडेशन फेज को ये स्टॉक भूलता हुआ आप लोग को नजर आएगा। अमरीश सर, ये गजब का मूव ITC में, रेजिलियंस मार्केट के पार्लेंस में तो आउट परफॉर्मेंस मैसिव। क्या करना है ITC एट 280 एट 275 लेवल्स, ये आज लूंगा तो मुस्कुराऊंगा या विद्या बालन जैसे थोड़ा सा गुस्सा वाला रह जाऊंगा? देखिए, लास्ट 2 साल में लोगों ने इतना मुस्कुराया ये जोक्स को सुन के ITC के बारे में, लोगों ने काफी मजाक उड़ाया। 200-220 के ऊपर जाता नहीं है। और अभी हम लोग देख रहे हैं कि ये वन ऑफ द वेरी फ्यू स्टॉक्स है जो अपना पोर्टफोलियो बचा रहा है जो फॉल से। तो आदमी हो या स्टॉक, मुझे लगता नहीं कभी भी किसी का मजाक इतना उड़ाना चाहिए। ये लाइक ITC आगे जाके आई थिंक इट विल बी द लार्जेस्ट FMCG प्लेयर। इनका जो टारगेट है 2030 में 1 लाख करोड़ का टॉप लाइन, अभी HUL का देखें तो 40,000 करोड़ का है, ITC 1 लाख का टारगेट कर रही है। काफी अच्छा प्रेजेंस है अक्रॉस सेक्टर्स, एग्रो हो या होटल्स, स्पेशलिटी पेपर, सिगरेट्स में तो है ही, सबसे बड़ा बिजनेस है, पेपर बोर्ड, पैकेजिंग में है। डिविडेंड यील्ड भी देखें तो बैंक इंटरेस्ट से काफी ज्यादा है, 4% का डिविडेंड यील्ड आ रहा है, अभी करीब 11 रुपीज 50 पैसे का डिविडेंड दिया है टोटल इंटरम और फाइनल मिला के। ROE देखें तो 25% का है, EBITDA मार्जिन 36% है, डेट फ्री है। तो जब लोग इसका मजाक उड़ा रहे थे 200-220 में, उस वक्त मेरा टारगेट था 280 का, और 280 का टारगेट अचीव हो गया है। एंड बेस्ड ऑन द अर्निंग्स जो इन्होंने दिखाया अभी 2 दिन पहले, बेस्ड ऑन दैट मैंने मेरा जो टारगेट है मैंने बढ़ा के 350 कर दिया अभी। खरीदने के मौके ITC में इन लेवल्स पर पहला टारगेट 280 का वो अचीव होता हुआ, और अब रिविजिट कराए, रिवाइज कराए वो टारगेट 350 का, और ITC वो पहला भूला स्टॉक ये अपने अब 200 के कंसोलिडेशन से कहीं दूर आ चुका है और अभी भी अब मूव शायद लाइकली है कंटिन्यू होते हुए नजर आए। शरद अवस्थी साहब, दूसरा स्टॉक है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, TCS। बहुत सॉलिड अपटिक्स, बहुत सॉलिड मूव, लिटरली हर टिक के साथ रीरेट होता चला गया और अब पिछले 6 महीने 8 महीने से ये अपना सेंस ऑफ डायरेक्शन भूल गया है। एक रेंज में कंसोलिडेट होता हुआ, तमाम खबरों के टेलविंड मिले थे इसको, इसका बायबैक आया 4,500 में, सब होने के बावजूद ये उस बैंड में
ही कामकाज करता हुआ नजर आया। एक अंडर परफॉर्मर बन गया था पहले तो अपने स्पेस में और फिर जनरली पूरे मार्केट में। अब तो खैर आईटी एज अ स्पेस थोड़ा सा कूल ऑफ होता हुआ नजर आ रहा है। पर अच्छा, टीसीएस का एक और कंपैरिजन आएगा आपका, अंडर परफॉर्मेंस का कंपैरिजन, निफ्टी और टीसीएस। इस साल के रिटर्न्स, निफ्टी 6% करेक्ट हुआ और टीसीएस का अंडर परफॉर्मेंस अब आप देखिए 12% ऑलरेडी दबाव में आता हुआ आपको नजर आएगा। और ये बाकी आईटी तो अब करेक्ट होना शुरू हुए। टीसीएस कंसोलिडेशन में, टीसीएस रेंज में कहीं पहले से फंसता हुआ नजर आया था। तो वो उछाल, वो तेजी के दिन वो टीसीएस भूल गया अवस्थी साहब। क्या करूं अब इन लेवल्स पे, लेना बनता है क्या? नहीं, मुझे लगता है 11-12% की ग्रोथ ज्यादातर एक्सपेक्टेशन है अगले 2-3 साल में अर्निंग्स में। और ये स्पेस को, जैसा हम सब जानते हैं, अर्निंग्स की ग्रोथ के हिसाब से ही वैल्यूएशन मिलती है। तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक भी वैल्यूएशन मिली तो 20-25 की वैल्यूएशन मिलेगी। तो 23 के नंबर लगभग फुल्ली डिस्काउंटेड है, इवन 24 के नंबर भी मुझे लगता है फुल्ली डिस्काउंटेड है। तो एट बेस्ट ये स्टॉक आपको एक रेंज बाउंड सी मूवमेंट ही देगा, 1.5 साल और बेस फॉर्मेशन जैसा रहना चाहिए इसका। तो इन लेवल्स पे मैं खरीदूं ना टीसीएस को? ऐसा कोई रीजन नहीं बनता जब तमाम स्टॉक्स करेक्ट हो रहे हैं कि टीसीएस आउट परफॉर्म करेगा, टीसीएस एक प्रेफर्ड प्ले बनेगा। ये मानो शरद सर? जी बिल्कुल, जिस टाइप की वैल्यूएशंस पे अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 1 साल 1.5 साल लगभग फुल्ली डिस्काउंटेड है और ग्रोथ भी कुछ अब नॉर्मल नहीं है, तो मुझे कोई रीजन दिखाई नहीं देता कि ये स्टॉक आउट परफॉर्म करेगा। ठीक बात है। तो ये इंटरेस्टिंग है। कई लोग कह रहे थे गिरावट में एक्यूमुलेट करना नहीं, और इसमें अभी कंसर्न्स हैं और आगे की अच्छी खासी डिस्काउंटिंग ग्रोथ की ऑलरेडी स्टॉक करके वैल्यूएशंस पे खड़ा हुआ है। मार्जिन्स को लेकर इश्यूज थे और अब कई लोग मानते हैं जब इंपॉर्टेंट ज्योग्राफीज रिसेशन में स्लिप होती हुई अगर नजर आएंगी, और लग रहा है यूके और यूरोप के कई सारे पार्ट्स, इवन यूएस रिसेशन में जाएगा, तो वो आईटी स्पेंडिंग जो अब तक रेजिलिएंट नजर आती थी, सीटीओ स्पेंड करते थे, कंटिन्यू होगा नहीं होगा उस पर थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क भी लग रहा है। तो इस समय दूर ही रहना है टीसीएस से। सारी ग्रोथ ऑलरेडी भाव में, वैल्यूएशंस में प्राइस्ड इन नजर आती है। अगला स्टॉक है, अमरीश सर के पास जाता हूं। मारुति का स्टॉक स्क्रीन्स पर दिखाइएगा, और इसको भूला इसलिए कैटेगराइज कर रहा हूं कि ये देखिए लंबी अवधि का चार्ट, मारुति का 2 सालों का चार्ट दायरे में फंसता हुआ, ये शायद भूल गया कि एक सेक्टर लीडर है, ये शायद भूल गया अपनी नॉर्थवर्ड जर्नी की वो चाल। पर ये सिर्फ मारुति को कैटेगराइज करना गलत होगा। मुझे अपने शो के लिए एक स्टॉक चाहिए था, इसलिए मारुति का नाम लिया। वैसे ये फैक्ट है, पिछले 1.5-2 साल से पूरा ऑटो एज अ स्पेस इसी तरह के कंसोलिडेशन, रह के वीकनेस के जोन से गुजरता हुआ अपने तमाम रीजंस के चलते। तो मारुति को सिंगल आउट करना गलत था, लेकिन एक स्टॉक जो एक सेक्टर लीडर भी था और वो पूरा भाव स्क्रीन्स पे दिखा सकता था, इसलिए मारुति को चुना है। लेकिन फैक्ट है, सेक्टर लीडर है, पैसेंजर कार का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है, और ये अपनी चाल भूल चुका है, ये अपनी सेक्टर लीडरशिप भूल चुका है, ठंडा पड़ा हुआ है, रेंज में कामकाज करता हुआ लंबे अरसे से नजर आ रहा है। अमरीश सर, मारुति इन लेवल्स पर क्या करना है स्टॉक के साथ जो कुछ हद तक अपने ट्रेड्स भूल चुका है? पर देखिए, ये इशू था पूरा ऑटो सेक्टर का, जैसे कि आपने राइटली कहा, सेमीकंडक्टर शॉर्टेज था, तो पूरा FY22 में इनको इफेक्ट हुआ था। पर भी यदि इनका जो कस्टमर बुकिंग देखते हैं तो अभी भी पेंडिंग कस्टमर बुकिंग एज ऑफ मार्च करीब 2,68,000 के व्हीकल्स का पेंडिंग बुकिंग है, विच इज एक्सट्रीमली गुड, और ये शायद आगे जाके इम्प्रूव भी हो सके। काफी स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, इतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है कि आई डोंट थिंक एनीवन कैन रेप्लिकेट इट। काफी लोगों ने ट्राई किया रेप्लिकेट करने के लिए, काफी फॉरेन ब्रांड्स आए, छोटे वाले भी आए, मैंने स्पेशली एंट्री लेवल कार के ब्रांड्स भी आए, बट दे वर नॉट एबल टू रेप्लिकेट द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, और उसके बाद बंद करके चले भी गए। तो मुझे लगता है कि मारुति क्लियरली इज देयर टू स्टे एंड स्टे एज अ लीडर। नए लॉन्चेस भी हो रहे हैं FY23 में, और आई थिंक दे आर आल्सो गोइंग टू हाइब्रिड एज वेल एज इलेक्ट्रिक का जो लॉन्च है ईवी व्हीकल्स का, वो शायद 2024 या 2025 में होगा। बाय दैट टाइम आई थिंक द ईवी मार्केट विल मैच्योर। और परफॉर्मेंस वाइज, लाइक EPS वाइज, मेरा एक्सपेक्टेशन है कि FY23 में वी शुड सी एन EPS ऑफ क्लोजर टू अबाउट 291। तो यहाँ पे मेरा टारगेट बनता है 10,200 का। सो एट द करंट लेवल्स या यहाँ से थोड़ा करेक्ट करता है, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड बाय। गुड बाय इन लेवल्स पर, या यहाँ से करेक्ट होता है तो और अट्रैक्टिव हो सकता है मारुति सुजुकी खरीदारी करने के लिए। आज से क्विकली आगे बढ़ रहा हूं, समय नहीं वेस्ट करूंगा, बाद में रैप अप कर दूंगा जो चर्चा हुई थी।
स्टॉक आएगा आपकी स्क्रीन पे डॉक्टर लाल पैथलैब्स, इस देश की सबसे बड़ी, ये ऑडियो अच्छा लग रहा है ऊपर से जो भविष्यवाणी आ रही है, भूला, इस देश की सबसे बड़ी डायग्नोस्टिक कंपनी। ये शायद भूल गया कि एक बड़ा डायग्नोस्टिक प्लेयर है। इसने खुद बिस्तर पकड़ लिया है, खुद इसकी टेस्ट रिपोर्ट की जरूरत पड़ रही है, खुद डायग्नोसिस करना पड़ रहा है स्टॉक का। इस स्टॉक की बहुत तगड़ी पिटाई, बहुत सॉलिड रेटिंग हुई। ये वो फेज था जब कोविड के टाइम्स थे, मैसिव रेटिंग हुई। ये स्टॉक 4-4.5 के हाईज और वहां से अब आधा होके कामकाज करता हुआ इस तरह से करेक्शन, और तमाम रीजन उस करेक्शन के पीछे, ना सिर्फ वो कोविड अब हट गया है, हिस्ट्री बन चुका है होपफुली, प्लस वो जो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी स्पेस में बढ़ रही है, वो सब मूड माहौल पे हावी होती हुई नजर आ रही है। अवस्थी सर, इस डायग्नोस्टिक कंपनी का आपके टेस्ट रिपोर्ट्स का एनालिसिस क्या कहता है, डायग्नोसिस क्या कहता है, क्या हाल है इस कंपनी के और क्या करना चाहिए इन लेवल्स पे? वैल्यूएशंस मैं भी कुछ दिन पहले सारे डायग्नोस्टिक देख रहा था, क्योंकि इतनी करेक्शन आई तो मुझे लगा शायद वैल्यूएशन सब मेरे लेने लायक हो गई होंगी। बट अभी भी जो स्टॉक्स हैं वो लगभग एक्सपेंसिव ही हैं, क्योंकि 30-35 टाइम 2-2.25 ईयर फॉरवर्ड की अर्निंग्स पे स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं, और स्कोप ऑफ प्राइसिंग भी कम होने का काफी ज्यादा है, क्योंकि जैसा आपने बोला नए इनकम्बेंट्स आ रहे हैं। थोड़े दिन पहले शायद टाटा 1mg का भी कोई स्टेटमेंट आया था कि डायग्नोस्टिक प्राइसेस में 30-35% करेक्शन की जरूरत है या गुंजाइश है इंडिया में। तो दोनों चीजें एक साथ मिक्स नहीं हो रही हैं। एक तो वैल्यूएशंस थोड़ी एक्सपेंसिव है और ग्रोथ इतनी रोबस्ट नहीं है, प्लस टॉप लाइन पे आपको प्रेशर आ सकता है जो सीधा सीधी मार्जिन्स में कल्मिनेट करेगा। तो मुझे लगता है अभी भी अवॉइड ही करना चाहिए। और पोस्ट कोविड जो एडिशनल इनको मतलब पोस्ट कोविड जो लोग लीनियर एक रिलेशनशिप बना के चल रहे थे कि वैसा ही डिमांड रहेगा, वो ट्रैजेक्टरी भी काफी हद तक डिरेल हो गई है, वापस एक नॉर्मलाइज ट्रैजेक्टरी में आ गई है। तो मुझे लगता है वो जो हाइप था डायग्नोस्टिक्स में वो ग्रेजुअली कर्व हो गया और अभी भी थोड़ी और करेक्शन की गुंजाइश बाकी है यहाँ पे। ओके, डॉक्टर लाल पैथलैब्स, सही बात है। अब वैल्यूएशंस अब ऊपर से पिटा कितना है वो देखेंगे तो शायद लगेगा अरे बहुत पिट गया, अब क्या पिटेगा। पर ये भी फैक्ट है कि ये कोविड टाइम्स जब अपने पीक पे था 90 टाइम्स फॉरवर्ड अर्निंग पे ट्रेड कर रहा था, और आधा होने के बाद भी आज भी 50 टाइम्स प्लस के वैल्यूएशंस कमांड कर रहा है। तो महंगा था और करेक्शन के बाद भी ऐसा नहीं है कि महंगा सस्ता हो गया है, अब अर्निंग्स पे डेंट पड़ना शुरू है। तो बाजार जब कुछ करेक्ट करता है तो लॉजिक के साथ करेक्ट करता है, और अभी भी अवस्थी साहब मान रहे हैं कि दूर रहना चाहिए डायग्नोस्टिक स्पेस से। तो डॉक्टर लाल पैथलैब्स, ध्यान रखिए इसमें अभी भी एंट्री नहीं बनती है। मैं भूल गया था वैसे इस बीच में कि हमें एक ब्रेक लेने की जरूरत है। डायरेक्टर साहब मेंशन कर रहे हैं क्विकली छोटा सा ब्रेक ले लिया जाए। अमरीश सर और अवस्थी साहब से इस ब्रेक के उस पार भी ऐसी कुछ और भूले स्टॉक्स पर बातचीत कंटिन्यू करेंगे। तो भूल भुलैया 2 उस मूवी से जो जहन में आया वो था भूला। वो स्टॉक जो अपनी कुछ डिफाइंड ट्रेजेक्टरी जो थी वो भूल गए। उसी का अच्छा, हमारे साथ अमरीश और शरद अवस्थी साहब दोनों हैं, स्क्रीन पे आपको नजर आएंगे। और इसी कड़ी में अब अगला स्टॉक जो डिस्कस करना है, समय कम है, जितने ज्यादा स्टॉक्स हो सके डिस्कस वो कर लिए जाए। 197 कम्युनिकेशन, पेटीएम को लेकर आइए स्क्रीन पर डायरेक्टर साहब। इसकी चार्ट स्क्रीन पर है, ये इसकी लिस्टेड हिस्ट्री। भाई नवंबर पिछले साल लिस्ट हुआ तो लिस्टेड हिस्ट्री छोटी है। 2150 रुपीज का इश्यू प्राइस, लिस्टिंग हिस्ट्री का हाई इसका 1950 का, यानी कि 2150 का भाव तो कभी दिखाई नहीं। और इसी महीने 12 तारीख को 510 के लोज, 2150 का इश्यू प्राइस। नवंबर में आई कंपनी 500 रुपए पे स्लिप होकर खड़ी हुई है। अवस्थी साहब, ये कंपनी भूल गई इसका मकसद क्या था लिस्टिंग का। इसका मकसद था वैल्यू क्रिएट करना, और ये भूल भटक के वैल्यू डिस्ट्रॉयर बन गई है। क्या करूं 500 पे? देखिए, इसमें 2 स्लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स है जो हम लोग पहले से भी कई बार बात कर चुके हैं। जो ये डिसरप्शन पे बिलीव करके रख सकते हैं, हाई रिस्क लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, वो रखें। बट कंपनी बहुत क्लियरली आपको बोल के जा रही है DRHP में कि हम कब प्रॉफिट करेंगे, हम कब वापस आएंगे, हम कब कोई बिजनेस हमारा सक्सेसफुल होगा, बॉटम लाइन के लेवल पे हमें पता नहीं है। और उसके बावजूद लोग ऐसी वैल्यूएशन पे चीजें लेना चाहते हैं। तो ये पूरा PVC टाइप स्टोरी है, जहां पूरी स्टोरी हवा पे है और आप ये सोचते हैं कि बहुत कुछ हो जाएगा और आप एक स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हैं। कोई पैरामेट्रिक्स पे या कोई भी मेट्रिक्स पे तो आप इसको सेट ही नहीं कर सकते कि वैल्यूएशन वाइज सस्ता है या महंगा है।
तो मुझे लगता है जो उस टाइप की स्टोरी में बिलीव करना चाहते हैं, मेक और ब्रेक, चला तो चांद तक नहीं तो कुछ नहीं, वैसा वाली स्टोरी है, तो वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट अदरवाइज जनरली अवॉइड ही करना चाहिए। जनरली अवॉइड वाला ठीक है, हम रिटेल का हार्ट थोड़ा कमजोर रहता है, तो हम तो स्टॉप लॉस लगाने से डरते हैं, आप वो काम मेक और ब्रेक, तो इसे अवॉइड रखेंगे भाई। पेटीएम को अभी भी ये रिस्क अवर्स हैं तो अवॉइड कैटेगरी में रख दीजिएगा। दिखाइए एचडीएफसी बैंक का स्टॉक स्क्रीन्स पर। 1724 साल के हाईज, ये उन लेवल से 25% नीचे कामकाज करता हुआ अमृतसर, ये कंपनी भूल गई कि एक सेक्टर लीडर है, ये कंपनी भूल गई कि एक मल्टी बैगर है, ये कंपनी भूल गई कि हम सबको बहुत पसंद आती थी, परफॉर्म करके नहीं दे रही लंबे अरसे से, और अब तो तमाम बड़े बड़े कॉर्पोरेट डेवलपमेंट्स के सामने खड़े हुए। एचडीएफसी बैंक में क्या करूं सर? देखिए, यहाँ पे रीजन है, आदित्य पुरी जी जिन्होंने ये बैंक सेटअप किया था, लास्ट 25 साल से मैनेज किया, रिटायर हो जाते हैं, तो टाइम लगता है बैंक को रिकवर करने के लिए वहां से। और इनका जो आईटी बैकबोन था उसका भी इश्यू था, पर एक्चुअली फाइनेंशियल परफॉर्मेंस उतना इफेक्ट नहीं हुआ था। Q4 का भी देखते हैं, मॉडरेट ग्रोथ दिखाया, क्रेडिट क्वालिटी भी काफी इंप्रूव किया है। और अभी हम लोग देखेंगे कि आगे जाके सिनर्जीज आएंगे एचडीएफसी बैंक मर्जर से, तो मुझे लगता है कि इस भाव में लेना चाहिए, थोड़ा लॉन्ग टर्म है, लाइक वी हैव सीन इन द लास्ट 25 इयर्स, ये स्टॉक लेके रखना पड़ेगा एटलीस्ट द नेक्स्ट 4-5 इयर्स, क्योंकि बैलेंस शीट देखें तो काफी हेल्दी बैलेंस शीट है, हायर प्रोविजन देन रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, टियर 1 कैपिटल भी देखें तो 17.9 का है, विच इज हायर देन रिक्वायर्ड। सो ओवरऑल जिस हिसाब से देखें, आई थिंक ऑन ऑल पैरामीटर्स इट आउट परफॉर्म्स, तो इस लेवल पे लेना चाहिए। मेरा जो 1 साल का टारगेट है 1850 का है, बट इट्स अ लॉन्ग टर्म स्टोरी। ठीक, लॉन्ग टर्म के लिहाज से अट्रैक्टिव, इन लेवल्स पे एचडीएफसी बैंक खरीदा जा सकता है। 1850 के लक्ष्य मैं रिविजिट करूंगा जब रैप अप करूंगा। एक स्टॉक और जाते जाते अवस्थी साहब आप देखिएगा, हिंडाल्को का स्टॉक स्क्रीन पर लेकर आइए डायरेक्टर साहब। इसका चार्ट क्लियरली बता देगा इसको भूला क्यों कह रहा हूं, ये अपना डायरेक्शन भूल गया। अब ये इसके थ्रू मैं मेटल्स की बात कर लूं, लेकिन हिंडाल्को इसलिए चूज करा था क्योंकि ऑफ लेट सबसे ज्यादा वोलेटिलिटी मेटल पैक में कोई दे रहा है तो वो हिंडाल्को ही है, तो ये बेहतर था फिर मेरे लिए बातचीत करने के लिए। लेकिन भूला क्यों था? लगातार बहुत सॉलिड रेटिंग और इक्वली स्ट्रांग, बल्कि रेटिंग से ज्यादा तगड़ी ये करेक्शन मोड में आया हुआ है, इस तरह की पिटाई हुई है। क्या करूं अवस्थी साहब इस भूले स्टॉक का? इन लेवल्स पर हिंडाल्को अपने ईयर हाई से 33% नीचे कामकाज कर रहा है। देखिए, कमोडिटी के संग एक सबसे बड़ा रिस्क होता है कि जब कमोडिटी में एक एवर्स इन्वेस्टर एवर्स सेंटिमेंट आता है तो प्राइसेस फिर वो वैल्यूएशन के लिंक में नहीं चलते। बट मुझे लगता है इस करेक्शन के बाद पूरी कमोडिटी स्पेस ही अगर मैं देखूं तो ज्यादातर स्टॉक्स आपको 6 से 8 के मल्टीपल पे अवेलेबल है, तो मुझे वहां से ज्यादा करेक्शन की उम्मीद नहीं है। अगर सेंटिमेंट वाइज थोड़ा वीकेंड होता भी है या तो आप एकदम डिमांड डिस्ट्रक्शन की तरफ देखें, तो अगर मुझे बेट करना हो तो मेरे हिसाब से एल्यूमिनियम और कॉपर प्रोबेबली बेटर इंसुलेटेड सेगमेंट्स होंगे बाकी सेगमेंट्स के मुकाबले, और जो प्रॉब्लम्स है वो भी मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी रिजॉल्व होंगी। तो इन वैल्यूएशंस पे मुझे लगता है अगर आपके पास है तो बने रहना चाहिए, और थोड़ा थोड़ा करके आप ऐड भी कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक, होल्ड करें या फिर ऐड भी कर सकते हैं इन लेवल्स के आसपास। क्विकली रैप अप कर देता हूं। आईटीसी खरीदारी करनी है, 280 वाला टारगेट बढ़ाकर हो गया है 340 स्टॉक के लिए। टीसीएस एक अवॉइड है, इन करंट वैल्यूएशंस पे भी अच्छे खासी फॉरवर्ड डिस्काउंटिंग चल रही है, सब कुछ प्राइस्ड इन नजर आता है, अभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि पिटाई के बाद अट्रैक्टिव हो गया है। मारुति बाय है और किसी भी डिप्स में और अच्छे मौके हैं स्टॉक को और एक्यूमुलेट करने के। डॉक्टर लाल पैथलैब्स आधा हो चुका है हाई से, लेकिन अभी भी वैल्यूएशंस के लिहाज से एक्सपेंसिव ही नजर आएगा, अवॉइड रखिए इसको। पेटीएम अगर रिस्क ले सकते हैं, मेक और ब्रेक वाला, आर या पार वाला, तो मामला ठीक है, रिस्क कवर से तो अवॉइड करिएगा स्टॉक को, तो इसके लिए मैंने अवॉइड ही रख दिया है इसको स्क्रीन पर। एचडीएफसी बैंक के लेवल्स पे अट्रैक्टिव है, 1300 सवा 1300 के जोन्स पे जहां पे खड़ा हुआ है। 1850 तक के लंबी अवधि के टारगेट्स इस स्टॉक के नजर आते हैं। और फाइनली अभी हिंडाल्को की भी चर्चा हुई थी, होल्ड है इन लेवल्स पे या चाहे तो फर्दर ऐड कर सकते हैं इस रीसेंट करेक्शन के बाद। ये थे वो भूला स्टॉक्स जो अपनी अपनी ट्रेजेक्टरी को भूल गए थे।